एक अरबपति परिवार में जन्मी एक छोटी लड़की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर और दया भरी नजरों के अलावा कुछ नहीं देखा। डॉक्टरों ने फैसला सुनाया कि वह कभी नहीं चल पाएगी। यह फैसला आजीवन कारावास की सजा जैसा था। लेकिन फिर अस्पताल की लॉबी के बीच में अचानक एक गरीब फटेहाल लड़का प्रकट हुआ, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा जिससे डॉक्टर हैरान रह गए। करोड़पति पिता के हाथ से फोन गिर गया और एक चमत्कार सभी की आंखों के सामने शुरू हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। शिमला की देवदार की पहाड़ियों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे शहर की लाल भूरी छतों पर एक धुंधला ग्रे रंग चढ़ गया था। ठंडी हवा कपड़ों के हर रेशे से होकर गुजर रही थी। नम मिट्टी और युवा देवदार की सुगंध एक दूसरे में घुल मिल गई थी, जो सर्दियों की एक ऐसी सुबह की तरह घनी थी जो अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी। संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मुख्य द्वार की ओर जाने वाले गीले पत्थर के ढलान पर एक फीकी पड़ चुकी कपड़े की टोपी पहने एक लड़का चुपचाप चल रहा था। उसके स्पोर्ट्स शूज खुल गए थे, तलवे उखड़ रहे थे और बारिश का पानी अंदर घुसकर उन्हें भिगो चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी, जिसे प्लास्टिक की थैली में सावधानी से लपेटा हुआ था, और उसने उसे किसी खजाने की तरह अपनी छाती से लगा रखा था। आरव 10 साल का था। उसे नहीं पता था कि निदान कैसे लिखा जाता है, लेकिन उसे एक बात का यकीन था, वह लड़की अभी भी चल सकती है। अस्पताल के गेट से गुजरते हुए व्यस्त वयस्क उसके पास से गुजर रहे थे और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आरव ने अपना सिर उठाया। उसके काले बाल बारिश से चिपके हुए थे। उसकी आंखें ठंड और उस दृढ़ संकल्प से गहरी हो गई थीं, जो उसकी नानी की मृत्यु के दिन से ही सुलग रहा था। उस चमत्कार में विश्वास करने वाली आखिरी इंसान अब नहीं रही थी, लेकिन वह आरव के लिए नोटों से भरी एक डायरी छोड़ गई थी, जिसे उसने इतनी बार पढ़ा था कि उसे हर धुंधली लिखावट याद हो गई थी। अस्पताल की लॉबी चमकदार सफेद संगमरमर के फर्श के साथ जगमगा रही थी। इंटरकॉम की नियमित आवाज ऊंची एड्ढी के जूतों और फर्श पर व्हीलचेयर के पहियों की खड़खड़ाहट में मिली हुई थी। आरव उस पर की डूस की जार बढ़ी लड़की को देखकर रुक गया, जो छोटी पीली त्वचा वाली थी। उसके बाल एक तरफ बंधे हुए थे और वह व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी थी। लड़की हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी बड़ी गोल आंखें चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। उसके बगल में एक लंबा आदमी सफेद डॉक्टर के कोट में खड़ा था, जो व्हीलचेयर को धकेल रहा था। उसका चेहरा गंभीर और नींद की कमी से थका हुआ था। आरव आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पीछे से एक तीखी आवाज आई, जो धातु के टकराने जैसी चुभ रही थी। गार्ड, यह बच्चा कौन है? इसे यहां किसने आने दिया? आरव ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल पीछे की ओर थे और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए था, तेजी से आ रहा था। उसके साफ सुथरे सफेद कोट पर डॉ. विक्रम शर्मा बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी के प्रमुख का नेम टैग लगा था। मैं बस उस लड़की से मिलना चाहता हूं, आरव ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। मैं जानता हूं कि उसे फिर से चलने में कैसे मदद करनी है। लॉबी में मौजूद हर कोई रुक गया। कुछ लोगों ने उस अजीब लड़के को समझ से परे नजरों से देखा, जबकि डॉ. शर्मा लगभग पागल हो गए थे। तुम क्या जानते हो? सड़क का एक बच्चा यहां आकर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी जगह है? आरव ने न तो सिर झुकाया और न ही पीछे हटा। उसने बस धीरे से कहा, संजीवनी हॉस्पिटल, और उस लड़की का नाम अनन्या है। व्हील चेयर धकेल रहा आदमी रुक गया। वह डॉ. समीर गुप्ता थे, सर्जरी के प्रमुख और अनन्या के पिता भी। तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे पता, डॉ.? गुप्ता ने पूछा। उनकी नजरें आश्चर्य से बदलकर सतर्कता में बदल गईं। क्योंकि मैंने उसकी मेडिकल फाइल पढ़ी है। मेरी नानी के मरने से पहले वह उस पर नजर रखती थीं।
वह नर्स सरिता थीं। उन्होंने यहाँ 30 से अधिक वर्षों तक काम किया है। इस वाक्य ने पूरी लॉबी को कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। डॉ शर्मा एक पल के लिए चौंके और फिर तुरंत चिल्लाए, बकवास मत करो। नर्स सरिता को रिटायर हुए बहुत समय हो गया है। यह संभव नहीं है कि उन्होंने तुम जैसे पोते को यहां आकर हंगामा करने दिया हो। आरव ने अपने होंठ भींच लिए अपनी जैकेट से डायरी निकाली। डायरी का कवर घिस गया था, लेकिन नीचे कोने में नर्स सरिता के हस्ताक्षर अभी भी बरकरार थे। इसमें उन बच्चों का इलाज करने का तरीका है जिन्हें डॉक्टरों ने छोड़ दिया था। गार्ड आ चुका था। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन खींचे जाने से पहले वह व्हीलचेयर पर बैठी लड़की को देखने के लिए मुड़ा। लड़की की आंखें शुरू से ही उस पर टिकी हुई थीं। उसकी नज़र में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी, जैसे किसी ने किसी ऐसे रिश्तेदार को पहचान लिया हो जिसे वह पहले जानती हो। आरव एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से मुस्कुराया। नमस्ते राजकुमारी, क्या तुम उड़ना सीखना चाहती हो? बस बहुत हुआ। डॉ शर्मा चिल्लाए, इसे यहां से तुरंत बाहर निकालो। गार्ड ने सिर हिलाया, उसे खींचने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय अनन्या ने अपना हाथ उठाया। उसके पिता चौंक गए। अनन्या, तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस आरव को देखती रही। फिर अचानक उसके होंठ हिले, एक आवाज निकली, हालांकि धीमी लेकिन स्पष्ट, दोस्त। लॉबी में किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉ गुप्ता स्तब्ध खड़े थे। नर्सें चुप थीं। कुछ लोग उस लड़की को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई चमत्कार देखा हो। और डॉ शर्मा, एक पल में उन्होंने अपना सामान्य शांत खो दिया था। उनकी आंखें अनन्या और आरव के बीच घूमती रहीं, और फिर उन्होंने होंठ भींचकर मुंह फेर लिया। आरव को लॉबी से बाहर खींच लिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। जब वह कांच के दरवाजे से गुजरा तो उसने बस एक वाक्य कहा, इतना धीमा कि केवल एक व्यक्ति सुन सके, मैं जानता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं चल पाई है, और मैं जानता हूं कि आप भी यह जानते हैं। अंदर व्हीलचेयर पर बैठी लड़की अभी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाए हुए थी, एक छोटा सा कांपता हुआ हाथ शिमला की सुबह की पतली हवा में। 2 साल की चुप्पी के बाद पहली पुकार एक ऐसे दरवाजे की तरह थी जो ठंडी धुंध के बीच धीरे से खुल गया हो। देवदार की पहाड़ियों से हवा चली, अपने साथ देवदार की पत्तियों की गंध, और एक ऐसी भावना लेकर आई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब आरव गेट के पीछे गायब हो गया तो डॉ गुप्ता अपनी बेटी को देखने के लिए झुके। उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। क्या तुमने अभी कुछ कहा? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उस लड़के की दिशा में इशारा किया जिसे अभी अभी बाहर ले जाया गया था। कहानी अभी शुरू हुई थी, लेकिन हर कोई समझ गया था कि उस ठंडी बारिश वाली सुबह के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शिमला की दोपहर सामान्य से अधिक शांत थी। बूंदाबांदी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। देवदार की पहाड़ियों से आने वाली हवा लोगों को अपनी जैकेट में सिकुड़ने पर मजबूर कर रही थी। संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का गेट आरव के पीछे अभी अभी बंद हुआ था। दरवाजे के बंद होने की आवाज धीमी लेकिन निर्णायक थी, जैसे कि हर उम्मीद को रोकना चाहती हो। वह बरामदे के नीचे चुपचाप खड़ा रहा, अभी भी बारिश में भीगी डायरी को पकड़े हुए। उसकी सांसें ठंड से तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं था, न गुस्सा और न ही डर। अपने कमरे में वापस नहीं जा रहे हो? बारिश हो रही है। गार्ड की आवाज चौकी से आई। यह आदमी सख्त नहीं था, लेकिन वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। आरव ने बस सिर हिलाया और गीली पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी पीठ एक खंभे से टिकी थी। मैं बस यहां थोड़ी देर बैठूंगा। गार्ड ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। अंदर दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में डॉ विक्रम शर्मा ने अपने दस्ताने उतारे
और उन्हें जोर से कूड़ेदान में फेंक दिया। उनका सफेद कोट अभी भी साफ था, लेकिन उनके दोनों हाथ हल्के से कांप रहे थे। उनके सामने अनन्या के इलाज का चार्ट था। 3 साल का इलाज, कोई कदम नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं। फिर भी उस अजीब लड़के को देखने के कुछ ही मिनटों में उस लड़की ने 2 साल की चुप्पी के बाद अपना पहला शब्द बोला। यह एक संयोग नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नर्स कविता अंदर आई। उसके हाथ में फाइलों का एक बंडल था। डॉ शर्मा, अनन्या की मोटर रिस्पॉन्स सिस्टम की फिर से जांच करने की योजना के बारे में मैं सुझाव देना चाहती हूं। सब बंद करो, कुछ भी फिर से जांचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सुबह मैंने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कविता ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बाहर चली गई। देर शाम डॉ समीर गुप्ता फिजियोथेरेपी रूम के दरवाजे के सामने रुके। उन्होंने अभी अभी एक जटिल सर्जरी पूरी की थी। उनका दिमाग थक गया था, लेकिन उनका दिल अभी भी सुबह के दृश्य से बेचैन था। अनन्या ने एक शब्द कहा था। 2 साल की पूरी चुप्पी के बाद सिर्फ एक शब्द, लेकिन यह उनके दिल में एक घंटी की तरह बजा था, जो इतने महीनों से अस्पताल में एक परछाई की तरह जी रहे थे। वह कमरे में दाखिल हुए जहां एक नर्स अनन्या की धीरे धीरे मालिश कर रही थी। लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें पर्दे से ढकी कांच की खिड़की की ओर थीं। क्या तुम अभी भी सुबह वाले दोस्त को ढूंढ रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, बस पर्दे की ओर हाथ बढ़ाया। नहीं बेटा, डॉ शर्मा ने इसे ढकने के लिए कहा है। छोटा सा हाथ पीछे हट गया, उसकी गोद में आ गया। लड़की का चेहरा उदास हो गया। डॉ गुप्ता बैठ गए। उन्हें अपना दिल भारी महसूस हुआ। तुमने 2 साल बाद अपना पहला शब्द बोला। क्या तुम जानती हो कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? अनन्या ने होंठ भींचे और फिर धीरे से सिर हिलाया। वह कुछ और कहने ही वाले थे कि दालान में जूतों की आवाज आई। एक सफाई कर्मचारी जल्दी से गुजरा, बड़बड़ाते हुए, वह लड़का अभी भी गेट के बाहर बैठा है, चूहे की तरह भीग गया है, पता नहीं कब तक चिपका रहेगा। गुप्ता चौंक कर खड़े हो गए। अस्पताल का गेट, अब स्ट्रीट लाइटें पत्थर की दरारों में जमा छोटे छोटे पानी के कुंडों पर पीली रोशनी डाल रही थीं। आरव अभी भी चुपचाप बैठा था। उसने डायरी को कसकर पकड़ रखा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके बाल बारिश से चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अस्पताल की ओर थीं, जैसे कि अगर वह काफी देर तक देखता रहा तो दरवाजा फिर से खुल जाएगा। तुम यहां कब तक बैठने का इरादा रखते हो? गुप्ता की आवाज गंभीर थी। आरव ने ऊपर देखा। यह वही आदमी था जो सुबह अनन्या के लिए व्हीलचेयर धकेल रहा था। तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप डॉ गुप्ता हैं, अनन्या के पिता। गुप्ता ने सिर हिलाया, अपने सामने वाले लड़के को ध्यान से देखा। दुबला, पतला, चमकदार आंखें, लेकिन जिस चीज ने उनकी नजरों को हटाना मुश्किल कर दिया वह थी अविश्वसनीय शांति। जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि वह जो कर रहा है वह सही है। तुमने कहा कि तुमने मेरी बेटी की मेडिकल फाइल पढ़ी है। हाँ, मेरी नानी नर्स कविता की मदद करती थीं। उन्होंने कुछ पुरानी फाइलों की प्रतियां रखी थीं। तुम्हें लगता है कि तुम उन सब चीजों को समझते हो? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी डायरी उठाई, कुछ पन्ने खोले जो बारिश की बूंदों से भीग गए थे। मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे हर वो लक्षण याद है जो नानी ने लिखा था। वह कहती थीं कि कुछ बच्चे शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से सीखते हैं, और उस लड़की को अभी भी याद है कि कैसे खड़ा होना है। गुप्ता चुप रहे। हवा चली, अपने साथ देवदार की पत्तियों और कीटाणुनाशक की हल्की गंध लेकर आई। डॉ शर्मा तुम्हें पसंद नहीं करते, आरव ने कहना जारी रखा। उसकी आंखें अभी भी लोहे के गेट की ओर थीं। लेकिन वह जानते हैं
कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम उन पर आरोप लगा रहे हो। नहीं, मैं बस चाहता हूं कि उसे एक मौका मिले। गुप्ता ने त्योरियां चढ़ाईं। एक 10 साल का बच्चा जो स्पष्ट रूप से बोलता है, भीख नहीं मांगता, दया की याचना नहीं करता, बस अपनी शांति में आग्रह करता है। मान लो तुम सही हो तो तुम्हें क्या लगता है कौन विश्वास करेगा? एक शीर्ष डॉक्टर या एक गुमनाम लड़का? आरव ने जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा हुआ और धीरे से सिर झुकाया। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा। और परसों भी अगर वह अभी तक खड़ी नहीं हुई तो मैं इंतजार करता रहूंगा। गुप्ता ने उस छोटे से शरीर को देखा जो हल्की बूंदाबांदी के बीच मुड़कर जा रहा था। वह भागा नहीं, जल्दी नहीं, कि हर कदम एक वादे की तरह शांत था। पठार पर रात तेजी से उतर आई। अपने निजी कमरे में शर्मा एक मेज के पास बैठे, एक कप चाय डाली। उनके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। लैपटॉप स्क्रीन पर 3 साल पहले अनन्या के पहले एमआरआई का परिणाम था। निष्कर्ष की पंक्ति में लिखा था, केंद्रीय मोटर क्षेत्र में कोई स्पष्ट क्षति नहीं देखी गई। उन्होंने एक बार सोचा था कि यह एक त्रुटि थी। उन्होंने सोचा था कि निष्कर्ष को समायोजित करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्पताल को एक निश्चित उपचार दिशा की आवश्यकता थी, रोगी को एक निश्चित शब्द की आवश्यकता थी, और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता थी। लेकिन अब कहीं से एक लड़का प्रकट हुआ जिसने सीधे मुद्दे पर बात की। वह जानता था, और इससे भी बदतर, वह लड़की उसे जवाब दे रही थी। उन्होंने एक दराज खोली, एक कागज की फाइल निकाली और फिर उसे जल्दी से वापस रख दिया, जैसे कोई अपनी ही परछाई से डरता हो। अगली सुबह जब डॉ शर्मा अस्पताल में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो देखा वह था आरव, जो अभी भी गेट के सामने बैठा था। भीगा हुआ, उसकी आंखें दृढ़ थीं। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, बस उस एक नजर ने उन्हें मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वह उपचार कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अनन्या नर्स का हाथ झटक रही थी। वह खिड़की का पर्दा हटाने की जिद कर रही थी। वह दवा नहीं ले रही है, व्यायाम नहीं कर रही है, अगर उसे बाहर देखने को नहीं मिला, नर्स ने धीरे से कहा। शर्मा ने पर्दा एक तरफ खींचा। लड़की ने तुरंत अपना हाथ कांच पर रख दिया। उसकी आंखें एक परिचित आकृति की तलाश में थीं, और जब उसकी नजरें गेट के बाहर उस छोटी सी आकृति पर पड़ीं तो अनन्या मुस्कुराई। शर्मा ने मुंह फेर लिया। उनका दिल बेचैन था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह मुस्कान ऐसी थी जो उन्होंने 3 साल के इलाज के दौरान कभी नहीं देखी थी। उस दोपहर शिमला में हल्की धूप निकली, पतली रोशनी संजीवनी हॉस्पिटल के परिसर पर पड़ रही थी। सामने की छोटी सी दुकान से आती चाय की महक लॉबी में घुस गई, कीटाणुनाशक की परिचित गंध के साथ मिल गई। लेकिन अस्पताल में किसी ने भी इन छोटे विवरणों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारा ध्यान लोहे के गेट के दूसरी तरफ चुपचाप बैठे एक लड़के पर था। आरव कल वाली जगह पर ही बैठा था। उसकी पीठ खंभे से टिकी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ था, और उसके हाथ में भूरे रंग की चमड़े की डायरी थी। यह अब सूख चुकी थी, लेकिन नमी के कारण कवर का किनारा थोड़ा मुड़ गया था। उसके पैरों के पास ब्रेड के कुछ टुकड़े थे जो किसी ने चुपके से छोड़े थे और जिन्हें उसने छुआ तक नहीं था। दूसरी मंजिल पर पुनर्वास कक्ष में अनन्या एक व्यायाम कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ उसकी गोद में थे। उसकी आंखें सामने की बड़ी कांच की खिड़की से नहीं हट रही थीं, जहां से वह उस सीढ़ी को साफ देख सकती थी जहां आरव सुबह से बैठा था। चलो अनन्या, हम शुरू करते हैं। बेटा, नर्स ने कहा। उसके हाथ में एक उपकरण था जो पैर की मांसपेशियों को धीरे धीरे कंपित कर रहा था। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अनन्या चुप रही। उसकी आंखें खिड़की के फ्रेम पर टिकी थीं। क्या वह फिर से सहयोग नहीं कर रही है? डॉ विक्रम शर्मा अंदर आए। उनकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। नर्स ने मुड़कर धीरे से सिर हिलाया। सुबह से उसने कोई व्यायाम नहीं किया है, बस खिड़की से बाहर देख रही है।
शर्मा आगे बढ़े, दूर बैठी लड़की की नजरों का पीछा किया। आरव अभी भी वहीं बैठा था, एक परछाई की तरह गतिहीन। क्या वह बच्चा अभी तक नहीं गया? नर्स कविता, जो अभी अभी अंदर आई थी, ने यह सुना और जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमें पर्दा खींच देना चाहिए। शर्मा ने उसे बीच में ही काट दिया। उनकी आंखें खिड़की से नहीं हटीं। लेकिन वह लड़की, मैंने कहा पर्दा खींचो। कविता एक सेकंड के लिए झिझकी और फिर वह आगे बढ़ी, पर्दे की रस्सी पकड़ी और एक झटके में ग्रे कपड़े को नीचे खींच दिया, जिससे अनन्या की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। एक पल में लड़की का चेहरा बदल गया। उसने अपने दोनों हाथ जोर से झटके, दरवाजे की ओर इशारा किया और एक अस्पष्ट ऊह की आवाज निकाली। अनन्या। नर्स घबरा गई। शांत हो जाओ। लड़की ने अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे हाथ पटकना शुरू कर दिया और फिर एक पैर को लड़खड़ाते हुए ऊपर उठाया। उसकी आंखें गुस्से और भ्रम से चौड़ी हो गईं। डॉ शर्मा, मुझे लगता है कि वह विरोध कर रही है, पहली बार इतनी मजबूती से। शर्मा ने अपनी बाहें बांध लीं। कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी उंगलियां नियमित रूप से उनकी कोहनी पर थपथपा रही थीं। शायद वह एक क्षणिक भावना पर निर्भर है, यह ठीक होने का संकेत नहीं है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने पहल की है। कविता ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से दृढ़ थी। अब तक वह हमेशा निष्क्रिय रही है। उसने कभी भी मजबूत भावनाएं नहीं दिखाई हैं। मैंने कहा, यह एक रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, ध्यान देने योग्य नहीं है। अनन्या अचानक रोने लगी। उसके आंसू बह निकले। शोर शराबे के बिना, चीखने चिल्लाने के बिना, बस चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे। उसके छोटे कंधे कांप रहे थे। कविता ने अपनी मुट्ठी भींची और एक कदम पीछे हटी। मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। शर्मा तेजी से मुड़े। उनकी आवाज कठोर थी। तुम एक नर्स हो, डॉक्टर नहीं। अपनी सीमा पार मत करो। कमरे में हवा जम गई। उस शाम डॉ गुप्ता अनन्या को लेने आए। लड़की चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ अभी भी उसकी गोद में थे। आज तुम थकी हुई हो? उन्होंने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया और फिर उस पर्दे की ओर इशारा किया जो बंद था। तुम वहां बाहर देखना चाहती हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। गुप्ता आगे बढ़े और पर्दे का एक कोना इतना उठाया कि अनन्या बाहर देख सके। आरव अभी भी वहीं था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। एक हाथ में डायरी थी, दूसरा हाथ आपस में गुंथा हुआ था। अनन्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने आज कोई व्यायाम नहीं किया। बगल की नर्स ने धीरे से कहा। पर्दा खींचने के बाद से वह उदास हो गई है। गुप्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्हें उस लड़के की आंखें याद थीं जो कल उन्हें देख रही थीं। भीख मांगने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की जो जानता था कि वह सच कह रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मैं उसे घर ले जाऊंगा। उस रात अस्पताल के कैफे में कविता ने डॉ मीना देसाई को फोन किया, जो विभाग में नई आई एक युवा डॉक्टर थी। वे खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज पर बैठे थे। बाहर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। मैं उस लड़के से मिल चुकी हूं, कविता ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। उसका नाम आरव है। वह नर्स सरिता का पोता है। सरिता बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी विभाग की एक अनुभवी नर्स। हाँ, उन्होंने एक नोटबुक छोड़ी है और आरव उसे हर दिन अपने साथ रखता है। मुझे लगता है कि वह लड़का कुछ जानता है। सिर्फ जानना नहीं, वह देखता है, वह समझता है। जिस तरह से वह बात करता है, उसकी आंखें सामान्य बच्चों जैसी नहीं हैं। मीना चुप रही। फिर उसने अपना फोन उठाया, नोट सेक्शन खोला और 3 शब्द टाइप किए, आरव और निगरानी। अगले दिन फिर बारिश हुई। जब डॉ शर्मा मुख्य लॉबी से गुजरे तो उनकी नजरें जल्दी से दरवाजे की ओर गईं। आरव अभी भी वहीं बैठा था, भीगा हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह मुड़े, तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़े। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो पीछे से एक आवाज आई जिसने उन्हें रोक दिया। डॉ शर्मा। वह मुड़े। कविता।
मैं अनन्या के उपचार कक्ष में पर्दा हटाने की अनुमति चाहती हूँ। अगर वह बाहर नहीं देख सकती, तो वह सहयोग नहीं कर रही है, नहीं कोई अपवाद नहीं। अगर यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जैसा कि आपने कहा, तो यह इतना मजबूत क्यों है कविता? मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, तुम्हें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। कविता ने होंठ भींचे कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और चली गई। लेकिन उसकी आंखों में एक असामान्य दृढ़ संकल्प की चमक थी। दोपहर में अनन्या फिर से कमरे में चुपचाप बैठी थी। पर्दा अभी भी बंद था। उसके हाथ कुर्सी के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे, उसकी आंखें शून्य में थीं। आरव अभी भी दरवाजे के बाहर बैठा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ बैठा नहीं था। वह खड़ा हुआ बाड़ के पास कुछ कदम चला और फिर अपने बैग से एक कागज निकाला। उसने उसे ऊंचा उठाया और अस्पताल के गेट के कांच पर चिपका दिया। नीले मार्कर से लिखी गई टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, अनन्या दीदी, मैं अभी भी यहां हूं। अनन्या ने अपना माथा कांच से सटा लिया, उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। उपचार कक्ष के अंदर कविता ने पर्दे का एक कोना धीरे से खींचा, बस एक छोटी सी दरार खोलने के लिए। लड़की मुस्कुराई और 3 साल में पहली बार उसकी मांसपेशियां हल्के से कांपीं और फिर उसका बायां हाथ धीरे धीरे उसकी गोद से उठा, कांपता हुआ लेकिन स्पष्ट। अनन्या, कविता ने फुसफुसाया, तुम बाहर की प्रतिक्रिया दे रही हो। हवा ने कागज को उड़ा दिया, लेकिन वे शब्द उस छोटी सी आंखों में बस गए थे। सुबह सुबह शिमला में ठंड थी। पुरानी छतों पर धुंध एक घूंघट की तरफ फैली हुई थी। संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का गेट लोहे के कब्जों की चरमराती आवाज के साथ खुला। आरव फिर आया। उसका पतला शरीर मोटी जैकेट पहने जल्दी जल्दी चलने वाले लोगों की भीड़ में खो गया था। वह अब बैठा नहीं था। आज वह सीधे आंगन में चला गया। पत्थर के रास्ते को पार करते हुए वह उपचार क्षेत्र के पीछे के दालान के पास पहुंचा। नर्स कविता दवाइयां गिन रही थी जब उसने कांच के दरवाजे के बाहर एक परिचित आकृति देखी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकली। तुम इतनी जल्दी आ गए? आरव ने सिर हिलाया। उसने अपनी पुरानी चमड़े की डायरी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन इस बार एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली भी थी जिसमें कुछ फीके पड़े कागज थे। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। कविता ने उसे दालान के एक कोने में आने का इशारा किया, जहां एक छत थी, जहां 2 लोहे की कुर्सियां थीं जिन पर शायद ही कोई बैठता था। उसने एक टिश्यू निकाला और आरव को हाथ पोंछने के लिए दिया। आरव ने डायरी पत्थर की मेज पर रखी उसे खोला और एक एक पन्ना पलटा। बारिश के पानी से नीली स्याही थोड़ी फैल गई थी, लेकिन लिखावट अभी भी स्पष्ट थी। यह मेरी नानी की डायरी है। मरने से पहले उन्होंने इसे ध्यान से रखने के लिए कहा था। इसमें ऐसी चीजें हैं जिन पर हर डॉक्टर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। कविता चुप रही, हर पंक्ति को ध्यान से देखती रही और फिर उस पृष्ठ पर रुक गई जहां शीर्षक था, अनन्या पहले सप्ताह के बाद प्रतिक्रिया। आपकी नानी अनन्या के केस का पालन करती थीं। हाँ, उन्होंने कहा था कि वह उन विशेष मामलों में से एक है जो गंभीर मस्तिष्क क्षति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क ने शरीर के साथ संवाद करना भूल गया है। आपका मतलब है कि तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन टूट गया है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी उम्मीद है। बस सही बिंदु को उत्तेजित करने की जरूरत है। भावना को वापस लाने की उनका इलाज करने का तरीका स्पर्श, ध्वनि, प्राकृतिक सजगता, संवेदी चिकित्सा का संयोजन था। लेकिन डॉ. शर्मा ने कहा कि यह मामला उच्च स्तरीय सेरेब्रल पाल्सी के रूप में पहचाना गया है। अगर ऐसा है तो कल जब उसने मेरे द्वारा लिखा गया कागज देखा तो वह अपना हाथ कैसे उठा सकती थी? कविता चुपचाप बैठी। लड़के ने जो कहा वह पूरी तरह से नया नहीं था, लेकिन इसे मुख्यधारा की उपचार प्रणाली में कभी मान्यता नहीं मिली थी। जब नर्स सरिता काम करती थीं,
तो कई डॉक्टरों ने उनके तरीकों का मजाक उड़ाया था। इसे एक बूढ़ी नर्स का विश्वास कहा था। क्या आपको मेरी नानी याद है? आरव ने पूछा। हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। उन्होंने एक बार एक बच्चे के लिए पूरी रात की ड्यूटी की थी जो अक्सर चौंक जाता था। कोई ऐसा नहीं करता। आरव मुस्कुराया। उसने डायरी के पन्ने पर धीरे से हाथ फेरा। वह अक्सर कहती थीं कि लोग न केवल दवा से बल्कि धैर्य से भी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन अब लोगों के पास धैर्य के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने प्लास्टिक की थैली खोली और एक पीला पड़ चुका कागज निकाला। यह 2020 के एमआरआई परिणाम की एक प्रति है। मेरी नानी ने इसे मूल फाइल से कॉपी किया था। इस संस्करण में अस्पताल की फाइल में मौजूद गंभीर सेरेब्रल पाल्सी का कोई निष्कर्ष नहीं है। कविता ने इसे लिया। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। मोटर क्षेत्र में कोई गंभीर क्षति नहीं पाई गई। संवेदी प्रतिक्रिया की आगे की निगरानी का सुझाव दिया गया है। यह अंतिम वाक्य वर्तमान फाइल में नहीं है। क्या किसी ने फाइल में बदलाव किया है? आरव ने पूछा, सीधे देखते हुए। कविता ने अपने हाथ में कागज को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। डॉ शर्मा उस परिणाम की समीक्षा करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, और अंतिम निष्कर्ष की घोषणा करने वाले भी। किसी ने भी तुलना करने की हिम्मत नहीं की। तो वह जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे 3 साल तक ऐसे ही रहने दिया। कविता ने जवाब नहीं दिया। हवा चली। उसकी गर्दन पर ठंड महसूस हुई। उसी दिन दोपहर में आरव उपचार कक्ष के पास एक पत्थर की बेंच पर बैठा था। वहां से वह अनन्या के कमरे की खिड़की देख सकता था। भले ही पर्दा अभी भी खींचा हुआ था, वह अपनी नानी की डायरी को फिर से पलट रहा था। एक स्कूल की कॉपी में कुछ और पंक्तियां लिख रहा था। ठीक उसी समय ऊंची एड्डी के जूतों की आवाज उसके सामने आकर रुकी। एक युवा महिला ने सफेद कोट पहना हुआ था, जो उसे देख रही थी। तुम आरव हो? उसने सिर उठाया। हाँ, मैं डॉ मीना देसाई हूं। मैं अभी बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी विभाग में आई हूं। मैंने नर्स कविता से तुम्हारे बारे में सुना है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी नानी ने क्या लिखा है? आरव ने उसे ध्यानबेहा से देखा। कोई जांच पड़ताल नहीं, शांत आवाज, कोई जल्दबाजी नहीं। आप जिज्ञासा के कारण जानना चाहती हैं या विश्वास के कारण? मीना एक पल के लिए रुकी और फिर मुस्कुराई। विश्वास के कारण। वे बेंच पर बैठ गए। आरव ने डायरी खोली और उस पृष्ठ पर पहुंचा जहां हाथ से बना एक चित्र था। शरीर का एक संवेदी नक्शा। छोटे लाल बिंदु उन सजगता बिंदुओं को चिह्नित करते थे जो अभी भी बरकरार थे। नानी ने कहा, अगर मस्तिष्क अभी भी खुशी को याद रख सकता है, तो शरीर के पास अभी भी हिलने का मौका है। मीना ने चित्र को देखा। उसकी उंगली ने उस कोने को धीरे से छुआ जहां एक टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में एक नोट था। हमेशा उस जगह से शुरू करें जहां बच्चा पहली ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारी नानी ने यह साबित किया है। आरव ने सिर हिलाया। एक और लड़की को भी सेरेब्रल पाल्सी का निदान किया गया था, लेकिन सही उत्तेजना बिंदुओं पर 6 महीने के अभ्यास के बाद वह खड़ी हो सकी। किसी ने एक क्लिप फिल्माई थी। क्या तुम मुझे अपने फोन में दिखा सकते हो? आरव ने अपना फोन खोला और वीडियो दिखाया। स्क्रीन पर एक पुराने कमरे में फिल्माई गई एक धुंधली छवि दिखाई दी, जहां एक छोटी लड़की एक नर्स की वर्दी पहने एक बूढ़ी महिला की तालियों के बीच लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। मीना बिना कुछ कहे घूरती रही। उस रात अपने निजी कमरे में डॉ शर्मा ने एक दराज खोली, एक पुरानी फाइल निकाली। उन्होंने 2020 के परिणाम वाले हिस्से तक एक एक पन्ना पलटा। अंतिम पृष्ठ मूल संस्करण अभी भी वहां था, लेकिन पुनर्प्राप्ति की संभावना की निगरानी के लिए नोट लाल कलम से काट दिया गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुर्सी पर झुक गए। उस समय उन्होंने सोचा था कि वह सही कर रहे हैं, उपचार के समय को छोटा कर रहे हैं,
एक निश्चित निष्कर्ष दे रहे हैं क्योंकि अनन्या के पिता डॉ. गुप्ता और इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि अस्पताल को एक स्पष्ट उत्तर की आवश्यकता थी। लेकिन अब सब कुछ टूट रहा था, सिर्फ एक बच्चे के कारण जो गेट के बाहर बैठा था और एक पुरानी डायरी। अगली सुबह आरव अब बैठा नहीं था। वह अस्पताल के सूचना बोर्ड के सामने खड़ा था, एक छोटा सा कागज चिपका रहा था। लोग दवा से बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन इंसान का इलाज दिल से करना पड़ता है। तीसरी मंजिल के दालान में डॉ. मीना देसाई ने अपने हाथ में एमआरआई परिणाम की प्रति पकड़ी और डॉ. गुप्ता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या आपके पास थोड़ा समय है? मुझे लगता है कि हमें 3 साल पहले के एक गलत निष्कर्ष के बारे में बात करनी चाहिए। शिमला की दोपहर में घने बादल छाए हुए थे, आसमान उदास था जैसे कुछ टूटने वाला हो। संजीवनी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में डॉ. समीर गुप्ता ने कांच का दरवाजा बंद किया और फिर अपने सामने बैठी महिला को देखने के लिए मुड़े। तुमने अभी क्या कहा? उन्होंने फिर से पूछा। उनकी आवाज गहरी हो गई थी। डॉ. मीना देसाई ने अपनी बात वापस नहीं ली। उनका हाथ अभी भी अनन्या के पुराने एमआरआई परिणाम की प्रति पर था। आधिकारिक फाइल में निष्कर्ष और नर्स सरिता द्वारा रखी गई प्रति एक जैसी नहीं है। मैंने तुलना की है। प्रति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई सराही के लायक गंभीर मोटर क्षति नहीं पाई गई। यहां तक कि संवेदी प्रतिक्रिया की आगे की निगरानी का भी सुझाव दिया गया है, लेकिन वे सभी पंक्तियां अस्पताल के संस्करण से गायब हैं। गुप्ता ने कागज को घूरकर देखा। उनके हाथ कांपने लगे जब उन्होंने लाल कलम से काटी गई अंतिम पंक्ति को पढ़ा, जो मजबूत और निर्णायक थी। आपने अंतिम निष्कर्ष पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके हस्ताक्षर करने से पहले किसी ने हस्तक्षेप किया था। आप डॉ. शर्मा की बात कर रही हैं। मीना ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने नजर नहीं चुराई। मैं उस समय यहां काम नहीं करती थी, लेकिन नर्स सरिता ने इसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया था और आरव उनका पोता उस डायरी का रखवाला है। मैं अनुमान नहीं लगा रही हूं, मुझे यकीन है। गुप्ता कुर्सी पर झुक गए। उनका हाथ धीरे से उनके माथे पर था। मुझे एक बार शक हुआ था, लेकिन उस समय शर्मा ने जोर देकर कहा था, यह कहते हुए कि एमआरआई केवल एक हिस्सा है और अन्य सभी नैदानिक प्रतिक्रियाएं नकारात्मक थीं। लेकिन मैंने अनन्या को सीधे देखा है। कोई भी पूरी तरह से असंवेदनशील बच्चा भावनात्मक संकेतों पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। गुप्ता चुप रहे, उनकी नजरें दूर थीं। पीछे के दालान में आरव एक पत्थर की रेलिंग के पास अपने पैर सिकोड़कर बैठा था। एक स्कूल की कॉपी में सावधानी से लिख रहा था। टेढ़ी मेढ़ी लेकिन स्पष्ट लिखावट, हर दिन एक नया पन्ना। 8वां दिन अनन्या ने 6 बार दरवाजे की ओर देखा। अप्रत्याशित ध्वनि पर उसका दाहिना हाथ 3 बार उठा। वह लिख रहा था जब कविता आई। क्या लिख रहे हो बेटा? रिफ्लेक्स डायरी। मैं एक तुलना चार्ट बनाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो ठोस सबूत होंगे कि वह अभी भी महसूस करती है और प्रतिक्रिया देती है। कविता उसके बगल में बैठ गई और अक्षरों से भरी नोटबुक को देखा। क्या डॉ. शर्मा जानते हैं कि तुम यह सब कर रहे हो? उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कभी अनन्या की सच में परवाह की होती तो वह अब 3 साल तक चुपचाप नहीं पड़ी होती। कविता एक पल के लिए चौंक गई। वह वाक्य कोई आरोप नहीं था। यह हल्का लेकिन तेज था, जैसे एक चाकू जो चुपचाप काटता है। उसी समय बेसमेंट में स्थित रिकॉर्ड रूम में डॉ. शर्मा ने अपनी जेब से चाबी निकाली, लोहे का दरवाजा खोला। एक टिमटिमाती पीली बत्ती फाइलों के ढेर पर पड़ रही थी जो साल के हिसाब से रखी गई थीं। उन्होंने 2020 की फाइलों के रैक को खोजा। अनन्या की मेडिकल फाइल एक आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर थी। नीले रंग का कवर, लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा। उन्होंने जल्दी से एक एक पन्ना पलटा। एमआरआई परिणाम का पृष्ठ अभी भी वहां था,
लेकिन आश्वस्त महसूस करने के बजाय उनके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी पैदा हुई। पृष्ठ काले और सफेद रंग में मुद्रित था। एम अक्षर की लिखावट। आगे की निगरानी के सुझाव के तहत एक खाली जगह थी, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से याद था, बहुत स्पष्ट रूप से कि उन्होंने इसे संपादित किया था, लेकिन एक प्रति कैसे लीक हो गई अस्पताल के कैंटीन में। मीना ने परिणाम की प्रति कविता को दी। आप नर्स सरिता की सीधी सहायक थीं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या उस समय उनके अलावा किसी और के पास इस निष्कर्ष की प्रति थी? कविता ने याद किया। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। एक बार नर्स सरिता ने मुझे 2 प्रतियां छापने के लिए कहा था, एक आंतरिक रिपोर्ट के लिए और एक अपने पास रखने के लिए। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो वह बस मुस्कुराईं और कहा कि कुछ चीजें दफन हो जाएंगी अगर कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। मीना ने सिर हिलाया। उसने धीरे से सांस ली। शायद वह प्रति ही वह कुंजी है जिसने आरव को सब कुछ का सामना करने की हिम्मत दी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ टकराव पर नहीं रुकेगा? मीना ने जवाब नहीं दिया। उसने उस चमड़े की डायरी को कसकर पकड़ लिया जो आरव ने उसे दी थी। शाम को आरव अपनी परिचित पत्थर की बेंच पर बैठ गया, चुपचाप दूसरी मंजिल की खिड़की से आने वाली रोशनी को देख रहा था। उसके हाथ में पुरानी फाइल की प्रति थी, जिसे डायरी के बीच कुछ नए नोटों के साथ रखा गया था। कदमों की आवाज आई। ये डॉ. गुप्ता थे। क्या तुम्हारे पास समय है? मैं बात करना चाहता हूं। आरव खड़ा हो गया। पीली रोशनी उसके चेहरे पर तिरछी पड़ रही थी। हाँ, मैं इसका इंतजार कर रहा था। गुप्ता पत्थर की बेंच पर बैठ गए, कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। मुझे यकीन नहीं है कि तुम सही हो, लेकिन मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं सही हूं, और मैं इस भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मैंने 3 साल तक किसी को गलत सुना है। आरव ने डायरी उनके हाथ में रख दी। अगर आप इसे शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरी नानी ने कभी भी गलत जगह पर विश्वास नहीं रखा। गुप्ता ने साधारण कागज के पन्ने खोले, कुछ चित्र, कुछ संवेदी चित्र झुकी हुई लिखावट में। नोट हर पृष्ठ के अंत में एक संदेश था, जब तक गति है तब तक उम्मीद है। भावना गति से पहले आती है। कोई भी बच्चा निराशाजनक नहीं होता, केवल वयस्क ही पहले उम्मीद छोड़ देते हैं। गुप्ता ने डायरी बंद कर दी, उसे कसकर पकड़ लिया। डॉ. शर्मा ने एक बार मुझसे कहा था, आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपकी बेटी हमेशा एक बोझ रहेगी। अब मुझे लगता है कि बोझ अनन्या नहीं है, बल्कि वह है जो दूसरे लोग मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं। आरव ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं किसी के खिलाफ लड़ने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि वह एक और बार विश्वास करने की हकदार है। उस रात अपने कार्यालय में शर्मा ने अपने हाथ में फाइल की प्रति पकड़ी। इसे किसने बाहर निकाला? ऐसा करने का अधिकार किसे है? मेज की रोशनी मुद्रित पृष्ठ पर पड़ी रही थी। लाल स्याही के नीचे काटी गई पंक्तियां अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अंतिम पंक्ति ने उनके हाथ को अनजाने में कंपा दिया। स्पष्ट संवेदी प्रतिक्रिया के मामले में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। 3 महीने पहले मोटर सक्रियण चिकित्सा का प्रयास करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कागज को कुचलकर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन जब वह मुड़े तो उन्होंने देखा कि आरव द्वारा सूचना बोर्ड पर चिपकाया गया छोटा सा बोर्ड अभी भी वहीं था। लोग दवा से बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन इंसान का इलाज दिल से करना पड़ता है। शर्मा दालान में निकले। पीली फ्लोरोसेंट रोशनी उनके भूरे बालों पर पड़ रही थी। अगली सुबह डॉ. मीना देसाई को अपनी मेज पर चुपचाप रखी एक हाथ से लिखी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक छोटी सी पंक्ति थी, मैं गलत था, लेकिन किसी और को उस गलती को ढोने मत देना। चिट्ठी के साथ मूल एमआरआई परिणाम था, जिसे संपादित नहीं किया गया था। शिमला की सुबह में हल्की धूप थी।
संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे देवदार के पेड़ों पर पतली धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। पत्थर का रास्ता पहाड़ी पर एक खाली जगह की ओर जाता था जहां शायद ही कोई आता जाता था। आज वहां दो आकृतियां एक दूसरे के सामने बैठी थीं, एक बड़ी और एक छोटी। आरव ने अपना बैग बगल में रखा, अपनी डायरी और स्कूल की कॉपी निकाली और उन्हें अपने सामने रख दिया। मीना सामने बैठी थी, उसके हाथ में कैंटीन से जल्दी में खरीदी गई गर्म चाय का कप था। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर देवदार की पत्तियों की शांत सरसराहट थी। क्या आपने कभी अनन्या जैसी प्रतिक्रिया वाले किसी मरीज से मुलाकात की है? आरव ने पहले बात शुरू की। मीना ने सिर हिलाया, चाय का कप नीचे रख दिया। हाँ, लेकिन ज्यादातर को काफी समय तक निगरानी में नहीं रखा गया। लोग आमतौर पर उपचार की दिशा तय करने या माता पिता को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मेरी नानी कहती थीं कि अगर संवेदी सजगता अभी भी है तो तंत्रिका अभी मरी नहीं है, यह सिर्फ सो रही है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी अवलोकन है, लेकिन मुख्यधारा की दवा उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती जिसे सूचकांकों द्वारा मापा नहीं जा सकता। आरव ने एक अचार कागज निकाला जिसे 4 बार मोड़ा गया था। अंदर शरीर का एक संवेदी नक्शा था जिसे उसने खुद बनाया था, उन बिंदुओं के आधार पर जहां अनन्या ने हर बार जब कोई शोर होता था या कोई परिचित चेहरा देखती थी प्रतिक्रिया दी थी। यह वह जगह है जहां उसने मांसपेशियों में कंपन या हल्की सी हरकत दिखाई। मैंने लगातार 10 दिनों तक इसे रिकॉर्ड किया है। मीना ने दोनों पैरों और दाहिनी कलाई के साथ चिह्नित लाल बिंदुओं को ध्यान से देखा, साथ में नोट्स भी थे। 5वां दिन नाम पुकारने पर हल्का कंपन। 8वां दिन बांसुरी की आवाज पर लगातार पलकें झपकाना। तुमने ध्वनि का उपयोग करने की कोशिश की। हाँ, वह बांसुरी जो नानी अक्सर बजाती थीं। मैं बजाना नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। पहली बार उसने त्योरियां चढ़ाईं, अगली बार उसने अपने पैर की उंगलियों को सिकोड़ा। मीना ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमकने लगीं। तुम एक बात साबित कर रहे हो, अनन्या को पूर्ण मोटर क्षति नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक तंत्रिका संचरण क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। लड़के की शांति ने मीना को और भी अधिक महसूस कराया कि वह एक सहकर्मी के साथ बात कर रही है, न कि 10 साल के बच्चे के साथ। लेकिन तुम जानते हो, मीना ने अपनी आवाज बदली, अगर हम यह साबित करना चाहते हैं तो हमें इसे सार्वजनिक रूप से करना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें डॉ. गुप्ता को मनाना होगा और डॉ. शर्मा का सामना करना होगा। आरव चुप रहा। एक हवा चली, अपने साथ देवदार की सुगंध और बची हुई धुंध की थोड़ी ठंडक लेकर आई। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। मीना धीरे से लेकिन उदासी से मुस्कुराई। कभी कभी किसी को ठीक ठहराया है करने के लिए हमें पहले किसी और को चोट पहुंचानी पड़ती है। उस दोपहर मीना आरव के सभी नोट्स लेकर डॉ. गुप्ता से मिलने गई। 3री मंजिल का कार्यालय शांत था, बस दरवाजे की दरार से हवा की आवाज आ रही थी। तुम्हें यकीन है? गुप्ता ने पूछा। आरव के हर पृष्ठ, हर लाल बिंदी वाले चित्र को देखते हुए, मैं 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन अगर हम कोशिश पृष्ठ लाल बिंदी वाले चित्र को देखते हुए नहीं करते हैं तो अनन्या के पिछले 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। शर्मा विरोध करेंगे। मुझे उनकी सहमति की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी अनुमति चाहिए। गुप्ता ने खिड़की से बाहर देखा। शाम की धूप दूर की पहाड़ी पर तिरछी पड़ रही थी। मौसम के अंत में बचे कुछ जंगली सूरजमुखी के फूलों पर चमक रही थी। तुम एक 10 साल के लड़के पर विश्वास करती हो, तुम उस आखिरी व्यक्ति पर विश्वास करती हो जिसने चिकित्सा की शालीनता को बनाए रखा है, चाहे वह कोई भी हो और कितनी भी उम्र का हो। गुप्ता ने और कुछ नहीं कहा। वह खड़े हुए खिड़की के पास गए और अस्पताल के आंगन को देखा।
दूर के दालान के कोने में आरव कांच की दीवार के पार अनन्या से बात कर रहा था। दोनों के हाथ दो तरफ से एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे दो बच्चे दो दुनियाओं के बीच एक दूसरे को छू रहे हों। उस लड़के को यहां बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। 10 मिनट बाद आरव कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में अभी भी डायरी थी। डॉ गुप्ता अपनी मेज के पीछे बैठे थे। मीना बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें उत्साहजनक थीं। कमरे में हवा तनावपूर्ण थी। आरव, मैं सच पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है? मुझे यकीन नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वह सभी के लिए सही है, लेकिन अनन्या के लिए मुझे विश्वास है कि अभी देर नहीं हुई है। गुप्ता ने लड़के की आंखों में गहराई से देखा। कोई अहंकार नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक ऐसा विश्वास जिसे सामने वाला नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे द्वारा सुझाए गए तरीके से एक चिकित्सा सत्र की अनुमति दूंगा, लेकिन डॉ देसाई की निगरानी में, और अगर कोई जोखिम होता है तो मैं इसे तुरंत रोक दूंगा। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। गुप्ता ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। चिकित्सा सत्र के दौरान कोई भी उसके कमरे का पर्दा नहीं खींचेगा, चाहे कोई भी कारण हो। मीना मुस्कुराई। गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाया। उस रात अपने निजी कमरे में डॉ शर्मा अनन्या की उपचार डायरी पढ़ रहे थे जब मेज पर रखा फोन बजा। हेलो, कल सुबह 9 बजे पुनर्वास कक्ष 2 में एक विशेष चिकित्सा सत्र है, आपको वहां होना चाहिए। मीना की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं उन भावुक खेलों में भाग नहीं लेता। तो आपको यह दुप्पट देखने के लिए आना चाहिए कि आपने 3 साल में क्या खो दिया है। शर्मा कुछ सेकंड चुप रहे और फिर फोन रख दिया। उन्होंने डायरी को कसकर पकड़ लिया। पहले पृष्ठ पर अनन्या की तस्वीर थी, जब वह पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। एक शर्मीली मुस्कान एक तरफ, बंधे बाल। उसकी आंखें अभी भी साफ थीं। अगली सुबह पुनर्वास क्षेत्र को असामान्य रूप से तैयार किया गया था। व्यायाम बिस्तर कांच की खिड़की के पास रखा गया था। पर्दा पूरी तरह से हटा दिया गया था। उपकरण साफ सुथरे थे। नर्सों को बाहर जाने के लिए कहा गया था। आरव अंदर आया। उसके हाथ में एक मिनी स्पीकर और एक पुरानी बांसुरी बजाने वाली मशीन थी। मीना पीछे खड़ी नोट्स ले रही थी। गुप्ता कमरे के कोने में बैठे थे। शर्मा मौजूद नहीं थे। अनन्या को लाया गया। उसकी आंखें खोई हुई थीं, लेकिन जब उसने आरव को देखा तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आरव लड़की की आंखों के स्तर पर बैठ गया। स्पीकर उसके बाएं कान के पास रखा। क्या तुम्हें यह आवाज याद है? बांसुरी की आवाज गूंजी, स्पष्ट नहीं, लेकिन नियमित और हवा की तरह हल्की। अनन्या ने पलकें झपकाईं। आरव ने उसके घुटने को धीरे से छुआ और फिर पीछे हट गया। अचानक अनन्या का दाहिना पैर एक बार सिकोड़ गया। गुप्ता खड़े हो गए। मीना ने जल्दी से लिखा, दाहिने घुटने की प्रतिक्रिया जानबूझकर। पहली ध्वनि के बाद आरव ने ध्वनि की स्थिति बदलना जारी रखा। उसकी कलाई को धीरे से छुआ। इस बार अनन्या का बायां हाथ कांप गया। अचानक दरवाजा खुला। डॉ शर्मा अंदर आए। उनकी आंखें ठंडी थीं। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। आरव ने शांति से उन्हें देखा। आप सही समय पर आए हैं। आप देखेंगे कि उसे जीवन भर गतिहीन रहने का निष्कर्ष देने की जरूरत नहीं है। शर्मा पास आए। अनन्या ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका हाथ एक बार फिर उठा, कांपता हुआ लेकिन स्पष्ट। आरव गुप्ता की ओर मुड़ा। क्या आप उसे खड़ा होते देखना चाहते हैं? पुनर्वास कक्ष इतना शांत था कि घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस हालिया प्रतिक्रिया के बाद अनन्या अभी भी चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें हर दिन से ज्यादा चौड़ी और स्पष्ट थीं। आरव ने अपनी मुट्ठी भींची। डॉ शर्मा की ओर मुड़ा। आपने देखा, वह प्रतिक्रिया दे रही है। शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गए। उस छोटी लड़की के पैर को घूरते रहे।
एक पल के लिए उस नज़र में अब सामान्य ठंडक नहीं थी, बल्कि थोड़ी उलझन थी। यह सिर्फ एक यांत्रिक मांसपेशी ऐंठन हो सकती है। उन्होंने कहा, ऐसी प्रतिक्रियाएं निदान को बदलने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मीना पीछे से बोली, उसकी आवाज शांत थी। मैंने इन सभी प्रतिक्रियाओं को 4 दिन पहले से रिकॉर्ड किया है। आज निगरानी की श्रृंखला में केवल एक कदम है। डॉ गुप्ता ने भी देखा है। गुप्ता ने सिर हिलाया, आगे बढ़ते हुए, हमें निदान के मुद्दे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इस लड़के ने इस कमरे में किसी भी व्यक्ति की तुलना में 3 वर्षों में अधिक ध्यान से देखा है। उसने वह देखा जिसे हम डिग्री वाले लोग देखने की जहमत नहीं उठाते। तो आप यह कह रहे हैं कि मैं लापरवाह हूं? शर्मा ने जोर से कहा, उनकी मुट्ठी कस गई थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने एक जीवन खो दिया है। माहौल भारी हो गया। अनन्या अभी भी देख रही थी। उसकी आंखें हर बातचीत का अनुसरण कर रही थीं, जैसे कि वह खुद भी एक निष्कर्ष का इंतजार कर रही हो। प्रारंभिक निदान स्पाइनल पैरालिसिस के साथ सेरेब्रल पाल्सी था। शर्मा ने धीरे धीरे कहा, जैसे कि हर शब्द पर जोर देना चाहते हों। मैंने इसे खुद नहीं बनाया, बल्कि विशेषज्ञ समिति ने इसे मंजूरी दी थी। सभी फाइलों की जांच की गई थी। आरव आगे बढ़ा और अपनी डायरी उनके सामने रख दी। तो फिर किसी ने बाएं हाथ के क्षेत्र में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखी? और एमआरआई के बारे में क्या आपको याद है कि अस्पताल ने आखिरी बार कब जांच की थी? वह चुप रहे। लगभग 3 साल पहले, और उस समय वह अभी भी अपने टखने को थोड़ा हिला सकती थी, लेकिन आपके द्वारा अनुमोदित फाइल में यह पूरी तरह से गतिहीन के रूप में दर्ज है। मीना चौंक गई। मुझे भी उस बात का दी हिस्से पर आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि यह एक टाइपिंग त्रुटि है। आरव ने सिर हिलाया, यह जानबूझकर किया गया था, क्योंकि यदि निदान सही हल्के स्तर पर होता तो अस्पताल को पुनर्वास उपचार प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसे जीवन भर उसी स्थिति में रखने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। गुप्ता ने शर्मा की ओर देखा। आपने ऐसा अस्पताल का बजट बचाने के लिए किया, या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए? 1 मिनट की लंबी चुप्पी छा गई। हवा के झोंके से पर्दे हल्के से कांप उठे। अंत में शर्मा बोले, उनकी आवाज गहरी थी, मैंने एक बार ऐसा ही एक मामला संभाला था। परिवार ने एक शारीरिक प्रतिक्रिया से झूठी उम्मीद के लिए अस्पताल पर मुकदमा कर दिया। वह बच्चा अंततः मस्तिष्क की चोट के बाद निमोनिया से मर गया। तब से मैंने किसी को भी, खुद को भी, भ्रम पालने की अनुमति नहीं दी। आरव ने उन्हें देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक समझ थी। लेकिन आप अपने घाव को उस पर नहीं थोप सकते। अनन्या उस व्यक्ति की तरह नहीं है। शर्मा ने बिस्तर की ओर देखा। अनन्या अभी भी अपनी साफ आंखों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। आप खुद पर गुस्सा हो सकते हैं डॉक्टर, लेकिन एक बच्चे को कीमत चुकाने मत दीजिए। गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाया। मैं एक नई विशेषज्ञ समिति बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि यह लड़का, अगर तुम सहमत हो, तो डॉक्टरों के सामने प्रस्तुति दे। आरव ने अपने होंठ काटे। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिल है, और मैंने वह देखा जिसे आप सब ने नजरअंदाज कर दिया। इतना ही काफी है। उस रात शर्मा सी ब्लॉक के दालान में अकेले चले। शिमला में ठंड हो गई थी। हवा कांच की छत से गुजरते हुए सीटी बजा रही थी। वह अनन्या के कमरे के सामने रुके, बत्तियां बंद थीं। केवल श्वासयंत्र की हल्की नीली रोशनी नियमित रूप से टिमटिमा रही थी। कांच के पार उन्होंने आरव को बिस्तर के पास बैठे देखा। उसके हाथ में ध्वनि मशीन थी, जिसे वह लड़की के कान के पास रखे हुए था। कोई संगीत नहीं, बस एक फुसफुसाहट, कल तुम खड़ी हो जाओगी, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। शर्मा मुड़े, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर फिर से देखा। तकिए पर अनन्या की उंगली अभी अभी धीरे से सिकोड़ी थी। एक बहुत ही हल्की लेकिन स्पष्ट हरकत। अगली सुबह अस्पताल के निदेशक मंडल का बैठक कक्ष खचाखच भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर आरव द्वारा बनाया गया मोटर तंत्रिका का चित्र था।
वह नीचे थोड़ा कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी थीं। मैं इसे मशीनों से साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके शरीर पर हर प्रतिक्रिया बिंदु को दिखा सकता हूं। यह आज नहीं हुआ है, बल्कि 3 साल पहले से है, बस किसी के पास इसे दर्ज करने का धैर्य नहीं था। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, तुमने यह कहाँ से सीखा? मेरी नानी से। वह यहाँ एक नर्स थीं। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे को समझने के लिए आपको उसकी आंखों के स्तर तक झुकना होगा और इतनी देर तक चुप रहना होगा कि वह बोल सके। पूरा कमरा चुप हो गया। मैं डॉ. शर्मा को गलत साबित नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि अनन्या को सही होने का मौका मिले। डॉ. गुप्ता खड़े हुए। मैं डॉ. देसाई की अध्यक्षता में एक नई उपचार टीम बनाने का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें आरव एक पर्यवेक्षक सलाहकार के रूप में हो। यदि अगले 2 हफ्तों में और प्रगति होती है, तो हम पूरे निदान को संशोधित करेंगे, और मैं इसका विरोध करता हूं। एक अन्य डॉक्टर ने कहा, हम एक बच्चे को चिकित्सा टीम का निर्देशन करने की अनुमति नहीं दे सकते। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीना आगे बढ़ी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। गुप्ता ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम क्या कह रही हो? अगर अस्पताल जीवन की एक संभावना को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। अगर अनन्या का निष्पक्ष रूप से इलाज नहीं किया जा सकता है, तो यह जगह मुझे रखने के लायक नहीं है। एक जोर की आवाज हुई। कमरे का दरवाजा खुल गया। शर्मा अंदर आए। किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेदार हूंगा। वह आगे बढ़े और फाइल मेज पर रख दी। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने निदान में एक बिंदु पर गलत हस्ताक्षर किए थे, और मैं अनन्या की उपचार समिति से अपना नाम वापस लेता हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरा कमरा पूरी तरह से चुप हो गया। आरव ने उन्हें भावुकता से देखा। मैं आपसे नफरत नहीं करता। मैं बस चाहता था कि आप एक बार फिर से देखें। आज ऐसा करने के लिए धन्यवाद। शर्मा ने सिर हिलाया। अब उसे खड़े होने में मदद करो। अगर तुम सही हो, तो तुमने पूरी चिकित्सा बिरादरी को बचाया है। तीसरी मंजिल का पुनर्वास क्षेत्र साफ सुथरा था। गोल सफेद रोशनी लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी, छोटे चंद्रमाओं की तरह गोल रोशनी को दर्शा रही थी। दालान में कुछ युवा नर्सें डॉ. देसाई को उस दुबले पतले लड़के के साथ देखकर फुसफुसा रही थीं, जिसके कंधे पर एक फीका ग्रे बैग लटका हुआ था। आरव ने 3C कमरे का दरवाजा खुलते देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेली में एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर धैर्य ब्राजा था। शब्द खुदा हुआ था जो उसकी नानी ने डायरी के आखिरी दराज में छोड़ा था। अनन्या को सुबह ही अभ्यास कक्ष में लाया गया था। वह एक विशेष शारीरिक प्रशिक्षण बिस्तर पर लेटी थी, जिसके चारों ओर सरल सहायक उपकरण थे। फर्श पर 2 लकड़ी की छड़ें लगी थीं। दीवार के 7 दर्पणों की एक पंक्ति थी। बिस्तर के सिरहाने एक हल्की मांसपेशी ताल मापने वाली मशीन रखी थी। आज हम पहली बार कोशिश करेंगे, ठीक है? आरव ने झुककर उस छोटी लड़की का हाथ पकड़ा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से अलग थीं। उज्ज्वल, अधिक केंद्रित मीना बगल में खड़ी थी। उसने आरव के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। बस वही करो जो तुमने तैयार किया है। डॉ. गुप्ता निगरानी कक्ष में है। वहां कैमरा और बायोइलेक्ट्रिक माप है। आरव ने सिर हिलाया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। एक छोटी सी कंपन मशीन निकाली, जिसे उसने पुरानी चीजों से बनाया था। एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश का कंपन हिस्सा एक प्लास्टिक की छड़ी के सिरे से जुड़ा हुआ और नरम कपड़े में लिपटा हुआ। उसने इसे अनन्या के घुटने के क्षेत्र पर धीरे से रखा। उसकी आंखें इलेक्ट्रोमोग्राफिक रिफ्लेक्स स्क्रीन से नहीं हटीं। एक हल्का संकुचन। बहुत अच्छा। आरव ने फुसफुसाया, तुम तैयार हो? अनन्या ने एक बार पलक झपकाई। बहुत स्पष्ट रूप से। उसने दोनों हाथों से लड़की को उठाया, उसे खड़े होने वाले फ्रेम में रखा।
मीना ने कमर की बेल्ट को समायोजित किया। ताला बंद करके एक हाथ से लड़की के बाएं हाथ को सहारा देते हुए आरव ने दूसरे हाथ से उसका दाहिना हाथ बहुत धीरे से पकड़ा। उसने कहा, याद है, पहला कदम सिर उठाना है। अनन्या ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। छत की रोशनी सीधे उसकी बड़ी गोल आंखों पर पड़ रही थी। मीना और आरव दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं। दूसरा कदम, मेरा हाथ कसकर पकड़ो। तीसरा कदम, अपने बाएं पैर पर जोर डालो। बाईं एड़ी लड़की हिली। इलेक्ट्रोमोग्राफिक प्रतिक्रिया मशीन ने एक बीप की। एक संकेत है डॉ। गुप्ता की आवाज वॉकी टॉकी पर आई। आरव ने होंठ भींचे, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम बहुत अच्छी हो अनन्या। अब चौथा कदम, अपनी एड्डी को थोड़ा ऊपर उठाओ। कमरा जैसे जम गया था। वह छोटा सा पैर 3 साल की खामोशी के बाद अब फर्श से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर नीचे छू गया। कांच के पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉ। गुप्ता ने अपनी दोनों बाहें अपनी छाती पर कसकर बांध लीं। उनका मुंह खुला और फिर वह खुशी से फूट पड़े। वह चली। आरव मुस्कुराया, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। हमने कर दिखाया नानी। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने अपना वादा निभाया। अचानक अनन्या के होठों से एक बहुत ही धीमी आवाज निकली। आरव सब चौंक गए। मीना ने आरव के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने तुम्हारा नाम पुकारा। अनन्या के चलने की खबर 1 घंटे के भीतर पूरे अस्पताल में फैल गई। नर्सें वीडियो साझा कर रही थीं। कुछ अपनी ड्यूटी के बीच में रो पड़ीं। कई वरिष्ठ डॉक्टरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सिर्फ लकड़ी के फर्श पर छोटे सफेद जूते के निशान को देखने के लिए वहां गए, जो अभी भी बचा हुआ था। अस्पताल के निदेशक मंडल की एक आपातकालीन बैठक हुई। कई वर्षों के बाद पहली बार डॉ. लीला देसाई का नाम सम्मान के साथ लिया गया, न कि झिझक के साथ। मैं आधिकारिक तौर पर अनन्या को निचले हिस्से की गति की बहाली के रूप में दर्ज करने और पुराने निदान को रद्द करने का प्रस्ताव रखता हूं, गुप्ता ने कहा, और मैं कुछ और विशेष प्रस्तावित करता हूं। मीना बोली, उसकी आंखें आरव पर थीं। यह लड़का चिकित्सा टीम से बाहर का पहला पुनर्वास समन्वयक के रूप में सूचीबद्ध होने का हकदार है। एक डॉक्टर ने विरोध किया, लेकिन कानून नाबालिगों को नैदानिक फाइलों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। आरव बोला, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, बस यह चमत्कार मेरे जैसे बच्चों के लिए जारी रहे किसी भी नाम के तहत। श्रीपुरी अस्पताल के निदेशक काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। अंत में वह खड़े हुए और आरव के सामने एक नाम का टैग रखा, लीला देसाई बाल पुनर्वास केंद्र, मानद, सलाहकार आरव स्व शिक्षित। दोपहर में पुनर्वास कक्ष में छत की रोशनी को एक नई नरम और गर्म पीली रोशनी से बदल दिया गया था। आरव ने अपनी नानी की तस्वीर अनन्या के बिस्तर के पास बुकशेल्फ पर रखी। उसने फ्रेम को ठीक किया, धीरे से कहा, नानी, आज आपने देखा, मैंने हार नहीं मानी जैसे आपने सालों पहले किया था। मीना अंदर आई, उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। यह 50 अन्य बच्चों की फाइल है जो फिर से इलाज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ को अनन्या जैसा ही निदान किया गया था। आरव ने इसे लिया और जल्दी से पलटा। इतने सारे क्यों? क्योंकि पहले कोई भी बच्चों को सुनने के लिए इतनी देर तक नहीं बैठा था जैसे तुमने किया। आरव ने अनन्या की ओर देखा, वह सो रही थी। उसका चेहरा शांत था। उसके हाथ धीरे धीरे एक नए टेडी बियर तकिए को पकड़े हुए थे। तो हमें जल्दी करनी होगी। किसी भी बच्चे को 3 साल तक इंतजार नहीं करने देना है। उस रात जब सब चले गए, आरव पुनर्वास कक्ष में वापस आया। छत की नरम रोशनी फर्श पर उसकी और अनन्या की परछाई बना रही थी। आरव लड़की के पास बैठ गया, अपने बैग से एक छोटा सा लकड़ी का संगीत बॉक्स निकाला जो उसकी नानी ने उसके लिए छोड़ा एकमात्र उपहार था।
उसने चाबी घुमाई, एक हल्की सी धुन बजी। आरव ने अपना हाथ अनन्या के हाथ पर रखा। तुम जानती हो, मेरी नानी कहती थी, चमत्कार रोशनी के नीचे होता है जब हम उसे जलाने के लिए पर्याप्त विश्वास करते हैं। अनन्या ने पलक झपकाई, धीरे से सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। मैं फिर से चलना चाहती हूं। आरव ने अपनी सांस रोक ली। मैं तुम्हें सहारा दूं, लड़की ने सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ और उसे सहारा दिया। दो छोटे पैर फर्श पर रखे, इस बार कोई सपोर्ट बेल्ट नहीं। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। दूसरा कदम रोशनी के नीचे, एक पूरा कदम पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। डॉ शर्मा वहां खड़े चुपचाप देख रहे थे। उनके हाथ में अनन्या की पुरानी फाइल थी जिस पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। शायद उन्होंने फुसफुसाया, चमत्कार तब शुरू होता है जब कोई एक बच्चे के साथ हार नहीं मानता। शिमला की शाम एक पतले पर्दे की तरह उतर आई। अस्पताल के पीछे गुलदाउदी के फूलों की पहाड़ी पर हवा पीले फूलों की क्यारियों से होकर गुजर रही थी। अपने साथ नम मिट्टी और नई पत्तियों की महक लेकर आई थी। अनन्या एक मिमोसा पेड़ के नीचे लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर थे। उसकी आंखें दूर देख रही थीं। बगल में आरव चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें उस छोटे से हाथ से नहीं हट रही थीं। क्या तुम थकी हुई हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस थोड़ी चिंतित हूं। कल के लिए? अनन्या ने सिर हिलाया। कल पहली बार वह पूरे अस्पताल के सामने प्रदर्शन करेगी, एक पूरा कदम बिना किसी सहारे के। यह विचार डॉ देसाई का था। उस पुनर्वास पद्धति की घोषणा करने के लिए एक मील का पत्थर जिसे आरव और उस लड़की ने मिलकर किया था। अगर मैं फिर से नहीं चल पाई तो आरव ने झुककर मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और फिर उसे छोड़ दिया। फूल गिरने से हवा नहीं रुकती और एक चुके हुए कदम से चमत्कार नहीं रुकता। अनन्या ने उसे देखा, उसके होंठ हल्के से भींचे और फिर वह मुस्कुराई। तो कल हम यह करेंगे। शाम को आरव को निदेशक के कार्यालय में बुलाया गया। छोटा सा कमरा दूसरी मंजिल के दालान के अंत में था, जहां से पीली रोशनी हमेशा एक रात की चाय की दुकान की तरह धीरे से निकलती थी। श्रीपुरी मेज पर बैठे थे। उनके बगल में एक बुजुर्ग महिला भूरे रंग का कोट पहने बैठी थी। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे। उसकी आंखें गंभीर लेकिन ठंडी नहीं थीं। आरव, यह श्रीमती इंदिरा हैं, अस्पताल की सलाहकार परिषद की अध्यक्ष और डॉ देसाई की मां भी। आरव ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। श्रीमती इंदिरा ने धीरे से सिर हिलाया। कोई भाव नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मीना से, डॉ गुप्ता से और उन नर्सों से भी जो मुझे चुपचाप संदेश भेजती हैं। आरव बैठ गया। उसके दोनों हाथ मेज के नीचे आपस में गुंथे हुए थे। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ईमानदारी से। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ध्यान आकर्षित कर रहे हो और एक ऐसी चीज पर जो अभी तक वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है? आरव चौंक गया। मैं कुछ भी आकर्षित नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक ऐसे व्यक्ति से किया गया वादा निभा रहा हूं जो अब नहीं है। श्रीमती इंदिरा कुछ देर चुप रहीं और फिर अपनी जेब से एक डायरी निकाली और उसे धीरे से मेज पर रख दिया। यह डायरी लीला देसाई की है, मीना की मां और भारत में भावना आधारित पुनर्वास परियोजना शुरू करने वाली पहली व्यक्ति, लेकिन सबूतों की कमी के कारण इसे बीच में ही रद्द कर दिया गया था। आरव ने कांपते हाथों से उसे लिया। हस्तलिखित पंक्तियां दिखाई दीं। कभी कभी बच्चों को उपकरणों की नहीं, बल्कि एक ऐसी भरोसेमंद नजर की जरूरत होती है जो काफी देर तक टिकी रहे, एक ऐसा हाथ जो सबसे अंधेरे रास्ते के बीच में भी न छूटे। क्या आपने उस परियोजना को रोका था? आरव ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। हां, और अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मुझे पछतावा है, वह रुकी तो आज पहली बार मैंने इस डायरी को मेज पर वापस रखा है। आरव चुप रहा और फिर उसने पहला पन्ना खोला। लाल स्याही में एक नोट देखा। अगर किसी दिन कोई बच्चा यह साबित कर दे कि यह सच है
तो उसे अगला भाग लिखने देना। अगली सुबह अस्पताल का परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पुनर्वास केंद्र के बच्चों को सुबह ही लाया गया था। हर बच्चे के पास अनन्या को देने के लिए एक खिलौना या एक छोटा कार्ड था। लड़की ने सफेद पोशाक पहनी थी, उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। वह कालीन बिछे आंगन के बीच में खड़ी थी। धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे मौसम का पहला पीला गुलदाउदी। आरव पीछे खड़ा था, उसके हाथ में माइक्रोफोन था। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। 3 साल पहले एक लड़की के बारे में कहा गया था कि वह चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आज वह चल रही है। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमें कभी भी विश्वास को कम नहीं आंकना चाहिए। अनन्या ने एक कदम बढ़ाया, किसी ने सहारा नहीं दिया। दूसरा कदम, दर्शक दीर्घा ने अपनी सांसें रोक लीं। तीसरा कदम, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। आरव के सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़की मुड़ी और आरव को देखकर अपनी अब तक की सबसे चमकदार मुस्कान बिखेरी। आरव भैया, मैं चल सकती हूं। एक और लड़का खड़ा हुआ चिल्लाया, मैं भी चलना चाहता हूं। मीना दीदी, मेरी मदद करो। बच्चों की आवाजें गूंज उठीं। एक ऐसा फैलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घोषणा के बाद आरव को मीना ने एक निजी चिकित्सा कक्ष में बुलाया। वह वहां बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ पत्र था। मेरी मां यानी लीला उनका एक आखिरी मरीज था, जिसका इलाज निदेशक मंडल के विरोध के कारण बीच में ही रोक दिया गया था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई था। आरव रुक गया। वह 50 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी की जटिलताओं के कारण मर गया। मेरी मां उस बात से कभी उबर नहीं पाई। मीना ने पत्र मेज पर रख दिया। पत्र में उन्होंने लिखा था, अगर भविष्य में कोई तुम्हारी तरह मेरी तरह संदेह को पार करने की हिम्मत करे तो उसे अंत तक जाने में मदद करना। आरव ने कांपते हाथों से पढ़ा, तुमने सिर्फ अनन्या की मदद नहीं की आरव, तुमने मेरी मां की और उस अतीत की भी मदद की जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उस रात आरव अनन्या को फिर से गुलदाउदी की पहाड़ी पर ले गया। हल्की हवा चल रही थी। फूलों की पंखुड़ियां कांप रही थीं, जैसे हाथ हिला रही हों। उसने जमीन में एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड गाड़ दिया, जिस पर लिखा था, जहां चमत्कार शुरू होता है। अनन्या ने पूछा, क्या आप बाद में शिमला छोड़ देंगे? आरव चुप रहा। लड़की ने सिर झुकाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। उसने देवदार के जंगल की ओर दूर देखा। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तरह और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें विश्वास की जरूरत है, और क्योंकि यहां मैंने एक नया वादा किया है। जब दोनों अस्पताल वापस लौटे तो एक अजनबी आदमी गहरे रंग का सूट पहने गेट के बाहर खड़ी कार से निकला। उसने काले चश्मे पहने थे। उसका चेहरा ठंडा था। उसके पीछे 2 सहायक और एक बड़ी फाइल थी। वह आरव के सामने आया, हाथ बढ़ाया। मेरा नाम राजन मल्होत्रा है, होराइजन फार्मास्यूटिकल्स का अध्यक्ष। आरव ने हाथ नहीं मिलाया। मैं सिर्फ एक स्वयंसेवक हूं। राजन मल्होत्रा मुस्कुराया। अच्छा है, क्योंकि हम तुम्हें राष्ट्रीय बाल पुनर्वास परियोजना का निदेशक बनाने का प्रस्ताव देना चाहते हैं। आरव और मीना ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। अगर तुम स्वीकार नहीं करते, उसने आगे कहा, मैं यह पूरी फाइल एक विदेशी संगठन को भेज दूंगा, जिसमें अनन्या का इलाज करते हुए तुम्हारा वीडियो भी शामिल है। तब इस थेरेपी का आविष्कारक तुम नहीं रहोगे। हवा ठंडी हो गई। आरव ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने झुककर अनन्या को देखा। उसकी साफ आंखें, उसके छोटे पैर जो अब मजबूती से खड़े थे। वह मीना की ओर मुड़ा। उसकी आंखें जैसे जवाब का इंतजार कर रही थीं। तो आरव ने धीरे धीरे कहा, आप क्या लेना चाहते हैं, चमत्कार या विश्वास? राजन मल्होत्रा ने जवाब नहीं दिया, बस लिफाफा पत्थर की बेंच पर रखा और मुड़कर चला गया। लिफाफे में क्या है अंदर? किसका नाम लिखा है और चमत्कार कहाँ जाएगा?
जब आदर्श और प्रसिद्धि के बीच एक कठिन विकल्प के बीच खड़ा हो। गुलदाउदी की पहाड़ी पर सुबह सुबह धुंध अभी छंटी नहीं थी। फूलों की पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे जमीन से कुछ फुसफुसा रही हों। आरव अपनी परिचित बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में वह लिफाफा था जो श्री राजन मल्होत्रा ने कल छोड़ा था। मीना उसके पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें शांत थीं। तुमने इसे खोला? आरव ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि अगर मैंने इसे खोला तो सब कुछ बदल जाएगा। मीना बगल में बैठ गई। सब कुछ बदल गया है, लेकिन उस लिफाफे के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे कारण। आरव चुप रहा और फिर पत्र निकाला। अंदर राष्ट्रीय पुनर्वास परियोजना के निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुबंध था। सबसे नीचे विश्वास प्रेरण पद्धति के सभी अधिकारों के हस्तांतरण का एक खंड था। यह नाम उन्होंने अस्थायी रूप से थेरेपी को दिया था। मीना ने उस पंक्ति की ओर इशारा किया। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर करते हो तो पूरा कार्यक्रम होराइजन फार्मा के नाम पर होगा। अगर नहीं तो ऊपर से दबाव के कारण इसे समाप्त किया जा सकता है। आरव फीकी हौंसी हौंसा। तो यह दो अधूरी चीजों के बीच एक विकल्प है। या तो विश्वास का त्याग करो या हजारों अन्य बच्चों के लिए अवसर खो दो। मीना ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से एक चीज उसके हाथ में रखी। यह उसकी मां लीला देसाई की डायरी थी। आखिरी पन्ना खोला गया था। उस पर उन्होंने पेंसिल से लिखा था, अगर तुम यह पंक्ति पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि किसी ने यह कर दिखाया है। तो उस व्यक्ति को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या सपने पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुनने दो। आरव ने उस पंक्ति को बहुत देर तक देखा और फिर उसने डायरी बंद कर दी और उसे अपनी जेब में रख लिया। उस दोपहर पूरा अस्पताल केंद्र के आंगन में इकट्ठा हो गया। बच्चे प्रदर्शन क्षेत्र के चारों ओर एक घेरे में बैठे थे। हर बच्चे को रंगीन दुपट्टे दिए गए थे। हर रंग पुनर्वास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता था। सफेद का मतलब था जो अभी तक नहीं बोलते, जो चलना सीख रहे हैं। लाल का मतलब था जो चल सकते हैं। अनन्या गुलाबी दुपट्टे के साथ दिखाई दी। एक ऐसा रंग जो वर्गीकरण चार्ट में कभी नहीं था। एक नर्स ने पूछा, गुलाबी क्यों? मीना मुस्कुराई, क्योंकि वह अब किसी भी चरण से संबंधित नहीं है, वह उड़ रही है। आरव मंच पर आया, बिना सफेद कोट के, बिना माइक्रोफोन के, बस नंगे हाथ और एक चमकदार नजर। आज कोई घोषणा नहीं है बल्कि एक विदाई है। हर कोई फुसफुसाने लगा। मीना ने उसे ऊपर देखा। जाहिर है कि उसे इस बारे में पहले से नहीं पता था। आरव ने जारी रखा, मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं निदेशक नहीं बनूंगा। मैं इस पद्धति को भी नहीं बेचूंगा। क्यों? एक माता पिता ने पूछा। आरव बच्चों की ओर मुड़ा, क्योंकि अगर मैं हस्ताक्षर करता हूं तो तुम लोग इस चमत्कार के केंद्र में नहीं रहोगे। वे विश्वास को एक उत्पाद में बदल देंगे और मैं नहीं चाहता कि यह किसी के साथ भी दोहराया जाए। उसी रात आरव अस्पताल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। मीना चुपचाप उसका सामान पैक करने में मदद कर रही थी। तुम कहाँ जाओगे? मुझे नहीं पता। शायद गांव वापस या किसी छोटे पुनर्वास केंद्र में। मुझे लगा था कि तुम शिमला में रहोगे। आरव ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। मैं तब वापस आऊंगा जब शिमला को हवा को थामने वाले किसी की जरूरत होगी। मीना ने सिर झुकाया। कई सालों में पहली बार उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। आरव कमरे से बाहर निकला, लेकिन सीढ़ियों से उतरने से पहले एक छोटा लड़का दौड़कर आया और उसके हाथ में एक कार्ड थमा दिया। यह अनन्या का है। उसने इसे खोला। रंगीन पेंसिल से लिखे सिर्फ 4 टेढ़े मेढ़े शब्द थे, आप ही चमत्कार हैं। 3 महीने बाद शिमला में जंगली सूरजमुखी का मौसम आया। विश्वास प्रेरण पद्धति की खबर फैल गई। कई अस्पतालों ने आरव से सहयोग की पेशकश की, लेकिन सभी को एक ही जवाब मिला, मैं इस पद्धति का मालिक नहीं हूं।
उस व्यक्ति को खोजें जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं। मीना केंद्र में ही रही। उसने हर शनिवार को मुफ्त भावनात्मक बातचीत की कक्षाएं शुरू कीं। आस पास के क्षेत्रों से बच्चे आने लगे, बिना किसी परिचय के, बिना किसी मेडिकल रिकॉर्ड के। एक दोपहर जब वह चिकित्सा कक्ष में खिलौने ठीक कर रही थी, दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। वही पुराने जूते, फीका बैग और एक कोमल मुस्कान। क्या तुमने अभी भी गुलदाउदी की पहाड़ी पर वह लकड़ी का बोर्ड रखा है? मीना चौंक गई और फिर सिर हिलाया। मैंने वह गुलाबी दुपट्टा भी रखा है। अनन्या अभी भी उसे पहनकर स्कूल जाती है। आरव बैठ गया। मैंने सोच लिया है। किस बारे में? सपने के बारे में। मीना ने उसे देखा। तुम्हारा सपना एक बड़ा केंद्र खोलना नहीं है, किसी पद्धति को साबित करना नहीं है, बल्कि वह झिझका। एक ऐसे पद से पुकारा जाना जिसके बारे में मैंने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से पूछा, कौन सा पद? आरव मुड़ा। उसकी आंखें सीधी थीं। संस्थापक, लेकिन किसी संगठन का नहीं, बल्कि एक जगह का। एक ऐसी जगह जहां बच्चों का मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता कि वे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बल्कि इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे कोशिश कर रहे हैं। मीना मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। मैं सहमत हूं। 1 साल बाद अस्पताल के पीछे की पहाड़ी पर, जहां कभी केवल गुलदाउदी और एक लकड़ी की कुर्सी थी, अब देवदार की लकड़ी का एक छोटा सा घर उगाया था, जिसकी छत लाल थी। खिड़कियां घाटी की ओर खुली थीं। गेट के सामने हाथ से खुदा हुआ एक बोर्ड था, चमत्कार का घर, जहां हर कदम सुना जाता है। उद्घाटन के दिन आरव सीढ़ियों पर बैठा था। अनन्या दौड़कर आई। उसके हाथ में एक नई पेंटिंग थी। पेंटिंग में 3 लोग मिमोसा की बारिश में खड़े थे। एक लड़की खुशी से मुस्कुरा रही थी। एक सफेद कोट पहने एक महिला छाता लिए हुए थी और एक युवक हवा को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हुए था। क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? आरव ने सिर हिलाया। शिमला में फूल खिलने का दिन, अनन्या ने कहा। लेकिन यह वह दिन भी है जब मैंने दौड़ना सीखा। मीना अंदर से निकली। उसके हाथ में कॉफी का कप था। और वह दिन जब आरव भैया ने भागना बंद कर दिया। तीनों पहाड़ी पर हाथ से हवा हर फूल की पंखुड़ी से होकर गुजरी। और बहुत लंबे समय के बाद पहली बार आरव ने अपने सीने में कुछ खिलता हुआ महसूस किया। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लोग कहां कहां से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, यह भी बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। और हां, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर भेजिए। हम आपकी कहानी को सब तक पहुंचाएंगे।